सांख्यिकी की विशेष सामग्री, इसके दो हिस्से होंगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला हिस्सा होगा सांख्यिकी विधियां और दूसरा हिस्सा होगा व्यवहारिक सांख्यिकी। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे हर विषय में एक तो थ्योरी उसका हिस्सा होता है और दूसरा उन्हीं थ्योरी के सिद्धांतों का एप्लीकेशन होता है। ठीक, तो पहला जो हिस्सा है वो सांख्यिकी विधियां है, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो आंकड़े हैं, आंकड़े अर्थात जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, जो संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं, वो आंकड़े कहलाते हैं, डेटा, DATA। ठीक, इनका संकलन यानी कि कलेक्शन, इनका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, ये सब जो है सांख्यिकी की विधियां कहलाती हैं। एक विधि संकलन हो गया, वर्गीकरण हो गया। ठीक है, तो ये जो सांख्यिकी विधियां हैं, थ्योरी में केवल हम ये जानते हैं कि ये सब होता क्या है। ठीक है, इसे कैसे करते हैं ये बताया जाता है सांख्यिकी विधियों के माध्यम से। उसके बाद में दूसरा हिस्सा आता है इसका व्यावहारिक सांख्यिकी। इसमें क्या होगा, इसमें व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत उन सभी विधियों का अध्ययन करेंगे जिनका प्रयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए करेंगे। अर्थात ऊपर आपने जाना ये विधियां हैं कौन कौन सी, उसके बाद में आप इन विधियों का अध्ययन करते हुए कुछ जो समस्याएं होती हैं, राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं या छोटे लेवल की भी समस्याएं होती हैं, आप उनका समाधान ढूंढेंगे यानी कि सोल्यूशन ढूंढेंगे। समस्याओं का मतलब क्या है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जैसे मान लिया आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसे आप कभी कभी प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, समस्या है और उसका हल समाधान है ना। तो राष्ट्रीय आय निकालना है, आपके सामने ये एक समस्या है, इसका समाधान कैसे आएगा, इसका समाधान व्यवहारिक सांख्यिकी यानी कि सांख्यिकी जो बिहेवियरल सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, इसमें सांख्यिकी की जो विभिन्न विधियां आप पहले से ही थ्योरी में जानते हैं, उनका उपयोग करते हुए उनका प्रयोग आप करेंगे। तो प्रयोग कहाँ करेंगे, विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए। जैसे राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी हो, नेशनल इनकम, कृषि, उद्योग और व्यापार इत्यादि से संबंधित उनकी प्रोग्रेस ज्ञात करनी हो, तो भी आप इन्हीं सांख्यिकी विधियों का उपयोग करते हैं। तो पहला हिस्सा सांख्यिकी के सब्जेक्ट मैटर में है थ्योरी और दूसरा हिस्सा है उसका एप्लीकेशन। ठीक, व्यवहारिक सांख्यिकी भी दो तरह की होगी, एक होगी वर्णनात्मक सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी होगी अनुमानिक सांख्यिकी यानी कि जिसमें आप एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, एस्टिमेटिव या एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या क्या होगा, पहले वर्णनात्मक सांख्यिकी हल्का सा जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा, वर्तमान और भूतकाल इनके आंकड़ों का विवरण प्रकट करना। आंकड़े तो समझते ही हो, डेटा, और वर्तमान माने आज का, इस साल का जो करंट ईयर है, और भूतकाल मतलब इससे पहले के कई फाइनेंशियल ईयर्स का, कई पहले के कई वित्तीय वर्षों का कोई भी डेटा हम ले सकते हैं और उनको प्रस्तुत करेंगे। देखिए वर्णन माने क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में बताते चले जाना। तो जब हम पुराना या नया आज का डेटा लेते हैं तो हम दरअसल वर्णन कर रहे होते हैं कि ये यथा स्थिति है। जैसे मान लिया देश में कानून व्यवस्था का अगर हमें वर्णन करना हो, तो हम क्या करेंगे कि पिछले साल या इससे पहले या दूसरे स्टेट्स में इतने आपराधिक मामले एक साल में दर्ज हुए। मान लिया अभी जो साल चल रहा है वो 2021 और 22 चल रहा है, करंट ईयर कौन सा है, 2021-22। तो इससे पहले वाला जो था वो कौन सा था, 2020-21। और हमने कहा कि 2020-21 में यूपी में इतने मामले दर्ज हुए, 2020-21 में बिहार में, महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट्स में इतने इतने मामले दर्ज हुए। तो हम विवरण दे रहे हैं दोनों का, है ना, अलग अलग राज्यों का विवरण दे रहे हैं। इसी तरह से हम यूपी में भी कर सकते हैं कि भाई पिछले साल 2020-21 में जो पहली तिमाही थी, अप्रैल से लेकर के मई जून तक, उसमें इतने मामले दर्ज किए गए थे, और 2021 में अप्रैल से लेकर के मई जून तक केवल इतने मामले दर्ज किए गए। तो ये एक दूसरे का विवरण देते हुए तुलना है, केवल इस साल की पहली तिमाही की और पिछले वर्ष की पहली तिमाही के साथ अगर हम तुलना करना चाहें तो क्या करते हैं, केवल वर्णन करते हैं। जैसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप दो लोगों में तुलना कीजिए, तो आप क्या करते हैं, दोनों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, वर्णन करना शुरू कर देते हैं, और आपस में तुलना हो जाती है कि नहीं हो जाती है ना। तो सांख्यिकी भी दो विधियां हैं, एक तो पहली विधि है वर्णनात्मक सांख्यिकी, इसमें आप केवल जो इतिहास में घटित हो चुका है उनको आंकड़ों के माध्यम से, या जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसको आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं, तो वर्णन कर देते हैं। और इसी के आधार पे आप उसको गहराई से जब अध्ययन करते हैं
या उनके ऊपर सांख्यिकी की जितनी भी विधियां हैं, जैसे कि भाई कलेक्शन करना, वर्गीकरण करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना गहरा, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन दे देना, ये सब उसके बारे में बता पाता है। तो यहाँ पे आप इतिहास का और वर्तमान का तो वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा पहले से ही अवेलेबल है, उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, आप सीधे सीधे जाइए, सूचनाएं इकट्ठा करिए, लिखते चले जाइए। तो ये सारे जो डेटा होते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत बच्चों, ये सब ऐतिहासिक महत्व के होते हैं, क्योंकि ये हो चुका है। वर्तमान वर्ष का भी अगर आप मान लिया अप्रैल मई जून का डेटा इकट्ठा करेंगे, तो अप्रैल मई जून भी तो बीत चुकी है ना, तो यह भी है तो इतिहास ही, लेकिन ये रिसेंट इतिहास है, रिसेंट हिस्ट्री है। और जो पिछले वर्षों का है वो थोड़ा सा ज्यादा पुराना है, बस इतना अंतर है। दोनों चीजें बीत चुकी हैं। आप 10 वर्षों की कीमत और मांग के समंकों के आधार पर सह संबंध ज्ञात करके यह जान सकते हैं कि मांग का कीमत पर पड़ने वाला प्रभाव कैसा होगा। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे पिछले 10 वर्षों का आप कीमत का आंकड़ा ले लो किसी भी वस्तु का, या आप चाहें तो जो है जो जनरल प्राइस लेवल है, जितनी भी वस्तुएं हैं उनका जो महंगाई में वृद्धि होती है या कमी होती है, उसको जब एक साथ हम मापते हैं तो उसको हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, यानी कि महंगाई की दर कह लीजिए कि महंगाई कितनी है। ठीक है, इसे आप सामान्य मूल्य स्तर बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल। तो 10 वर्षों की कीमत यानी कि जनरल प्राइस लेवल, और उसके साथ साथ हमने देखा कि उसी वस्तु की जिसका हमारे पास मूल्य है 10 वर्षों का, 10 वर्ष में उसकी मांग के डेटा क्या है, यानी कि मूल्य का डेटा एक तरफ ले लिया किसी भी वस्तु का, ये सारी वस्तुओं का मान लीजिए। अभी हम यहाँ पर कोई एक वस्तु ले लें, मान लेते हैं कोई एक वस्तु ले ली, कोई भी कमोडिटी ए, उसकी कीमत 10 वर्षों की हमने एक तरफ लिख ली, फिर उसके दूसरे कॉलम में हमने उसकी डिमांड लिख ली। तो हम देखेंगे कि कीमत और मांग के साथ क्या कोई रिलेशन है उसके साथ। तो आप रिलेशन जब देखेंगे तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। मैथ में ये एक टूल होता है कोरिलेशन, जिसके माध्यम से हम प्राइस को हमने एक्स सीरीज मान ली, एक सीरीज मान ली, और उसकी जो मांग होती है उसको हमने दूसरी सीरीज वाई मान ली। अब इन दोनों में क्या आपस में कोई तुलना है, आपस में कोई रिलेशन है? तो आप पाएंगे कि इकोनॉमिक्स में एक नियम होता है बच्चों कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घट जाती है, और अगर किसी वस्तु का मूल्य घट जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये आप स्वयं भी देख सकते हैं। आप बाजार में कोई वस्तु खरीदने गए हों और आप पाएं उसका मूल्य आधा है, तो हो सकता है कि आप एक लेने गए हैं तो आप दो लेके चले आए। लेकिन आप लेने गए और आप पाएं कि उसका मूल्य आज बढ़ गया है, तो हो सकता है कि आप इरादा बदल दें और बगैर खरीदे ही चले आए। या अगर वो चीज बहुत अनिवार्य है तो आप उसकी पूरी मात्रा उतनी लेकर के नहीं आएंगे, आप कुछ कम लेकर के आएंगे, ये सोच करके कि जब इसका मूल्य थोड़ा घट जाएगा तब हम और खरीद लेंगे आकर के। यानी कि मूल्य बढ़ने पर आपने वस्तुएं कम खरीदी और मूल्य घटने पर आपने वस्तुएं ज्यादा खरीद ली। तो ये मांग और मूल्य का एक सामान्य रिलेशन रहता है, लेकिन हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए कोरिलेशन ज्ञात करने का एक अपना फार्मूला है, एक अपना तरीका है, उसके जरिए हम इनके साथ देखते हैं, मापते हैं कि क्या सहसंबंध है, कितना कोरिलेशन है, और इसी के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि मांग का कीमत पर क्या असर पड़ेगा या कीमत का मांग पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ संभव होता है? ये वर्णनात्मक सांख्यिकी में संभव होता है। मुझे बताइए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या सारे बच्चों को अभी समझ में आ गई है, या जो मैंने बोला है इस पे कोई डाउट है? अभी कुछ पूछना हो तो निसंकोच पूछिए। समझ गए हैं सारे बच्चे? अमूल्य, अच्छा, उसके बाद में दूसरा आता है अनुमानिक सांख्यिकी। अब मुझे बताइए जरा, अनुमान हम किस चीज का लगाते हैं? अनुमान तो उसी चीज का लगाएंगे जो अभी घटित नहीं हुआ, यानी ये भविष्य की बात होगी, हाँ या ना? यस सर। तो अभी आपने वर्णनात्मक सांख्यिकी जो पढ़ा, ये भूतकाल की बात करेगा या वर्तमान में भी जो समय रिसेंटली बीता है उसकी बात करेगा? अनुमानिक सांख्यिकी में क्या होगा कि इसमें आप अनुमान लगाएंगे, कुछ चीजें पता होंगी उनके आधार पे आप अनुमान लगाएंगे। जैसे आपको पिछले साल का रिकॉर्ड पता है, इस साल की तिमाही का भी पता है, तो अब आपने अनुमान लगाया कि पिछले साल के जो ट्रेंड है प्राइस घटने और बढ़ने के, उसके आधार पे प्राइस इतना इतना बढ़ सकता है। ये अनुमान आपने लगाना शुरू किया, और फिर ये भी अनुमान लगाया कि अगर प्राइस इतना इतना बढ़ेगा तो मांग भी इतनी इतनी बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो ये जहां पे आप काम करना शुरू करते हैं वह सांख्यिकी अनुमानिक सांख्यिकी कहलाती है। ये मैंने अपनी तरफ से मोटा मोटा आपको आइडिया दिया, लेकिन अब जो यहाँ लिखा है इसे भी पढ़ लीजिए।
इसके अंतर्गत सभी समंकों का अध्ययन नहीं करते। अब इन्होंने जो बताया, इन्होंने बात दूसरे सिरे से बतानी शुरू की है। मैंने जो बात बोली है वह बात तो इसमें है ही, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली वो बात नहीं बताई। इसमें इन्होंने अनुमानिक सांख्यिकी को एक दूसरे उदाहरण से बताया। इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर आपको किसी कॉलेज में सारे बच्चों के बारे में कुछ पता करना है कि उनको घर से जेब खर्च कितना मिलता है, पॉकेट मनी पर डे कितनी मिलती है, और मान लिया विद्यालय में 1200 बच्चे, तो अब आप हर बच्चे के पास जाएं, उससे पूछें कि भाई तुम्हें कितनी पॉकेट मनी मिलती है, वो बताए, फिर आप नोट करें, तो 1200 बच्चों पे ये काम करने में आपका एक दिन में तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आपको हो सकता है कई दिन लग जाए ये डेटा इकट्ठा करने में। लेकिन आप चाहते हैं कि कम समय में आपका 1200 बच्चों पर स्टडी हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि 1200 बच्चों में से आप रैंडमली कुछ 20, 25, 50 बच्चे चुन लेते हैं, चलते फिरते जो भी बच्चा मिल गया, छोटा बड़ा किसी क्लास का, रैंडमली मतलब यूं ही जो मिल गया जैसे। ठीक है, और आपने ऐसे 50 बच्चों का डेटा ले लिया। किसी ने बताया कि 50 मिलते हैं रुपए, किसी ने बताया 100 मिलते हैं, किसी ने बताया 200, किसी ने कहा 10, किसी ने 20, सबका लिख लिया। फिर आपने उन 50 बच्चों की जो टोटल पॉकेट मनी आई थी इसको आपस में जोड़ लिया और उसे 50 की संख्या से डिवाइड कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे औसत जेब खर्चा, यानी कि एवरेज पॉकेट मनी। और जो इन 50 बच्चों की एवरेज पॉकेट मनी आएगी बच्चों, हम इसी के आधार पर मान लेंगे कि पूरे विद्यालय के बच्चों की वही एवरेज पॉकेट मनी है, यानी कि औसत रूप से हर बच्चा लगभग इतने रुपए पाता है। तो इसे बोलते हैं टोटल। जब बहुत बड़ा हो उसे टोटल यानी समग्र को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। आपने जनसंख्या के लिए पॉपुलेशन शब्द का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, है ना? जनसंख्या को पॉपुलेशन क्यों बोलते हैं ये भी समझिएगा। जनसंख्या को पॉपुलेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब देश की सरकार जनगणना करती है तो उसमें वह किसी भी परिवार को छोड़ती नहीं है, हर परिवार में वो जाती है, वहां के सदस्यों का डेटा इकट्ठा करती है, यानी कि वह पूरे समग्र का मतलब होल स्टडी करती है। तो पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं होता है बच्चों, पॉपुलेशन का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। ठीक है, जैसे मान लिया आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं किसी हॉल में, तो आप अगर सारे के सारे 100 बच्चों का डेटा लें, या यूं कहें कि जैसे मैंने पहले जो उदाहरण दिया था 1200 बच्चों का जेब खर्च अगर हमें पता करना हो, तो हम पूरे के पूरे 1200 बच्चों की स्टडी करें, उनका डेटा इकट्ठा करें, तो माना जाएगा कि हमने समग्र का अध्ययन कर लिया। लेकिन जब हमने पूरे में सारे बच्चों से ना मिल करके केवल 50 या 20 बच्चों से ही उनकी जेब खर्च पूछ ली, तो हमने समग्र का अध्ययन नहीं किया, पॉपुलेशन का स्टडी नहीं किया। हमने क्या करा, उसमें से एक सैंपल ले लिया, न्यादर्श, सैंपल को हम हिंदी में न्यादर्श बोलते हैं, और सैंपल के आधार पे हमने समग्र यानी कि पॉपुलेशन का अनुमान लगा लिया। यानी हम स्टडी थोड़ा सा करते हैं और उसके आधार पे पूरे का अनुमान लगा लेते हैं। इसी को अनुमानिक सांख्यिकी कहा जाना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, घर में आप में से किसी को खिचड़ी बनानी आती है? खिचड़ी, सही सुना आपने? यस सर। यस सर। आती है? अच्छा, कभी आपने खिचड़ी बनाई हो तो खिचड़ी जब बन चुकी होती है आप कुकर खोलते हैं और उसके बाद में आप पहला काम क्या करते हैं? आप चेक करते हैं कि खिचड़ी पूरी बनी कि नहीं बनी, मतलब उसे खाने लायक बनी कि नहीं बनी, वो गल गई कि नहीं गल गई। तो आप क्या करते हैं चेक करने के लिए? आप थोड़ी सी उसमें से खिचड़ी लेते हैं, चावल या दाल के टुकड़े, और उसको आप उंगलियों से मसल के देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। अच्छा, अगर नमक वगैरह भी चेक करना है तो थोड़ा सा टेस्ट भी करके देखते हैं, है ना? तो आप पूरी खिचड़ी अच्छे से हो गई है, ठीक ठीक बनी कि नहीं बनी, ये कैसे देखते हैं? थोड़ी सी खिचड़ी लेकर के उसको चख करके या उसको उंगलियों से मसल करके चेक करता है। क्या कभी ऐसा करेंगे कि पूरी खिचड़ी हुई कि नहीं, एक एक दाना मसल के देखें और उसको चेक करके देखें? ऐसा करेंगे क्या? तो फिर आप ही खा जाएंगे पूरा, तो दूसरा क्या खाएगा, है ना? तो कुछ ऐसी जीवन के स्टडी होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आप पॉपुलेशन की स्टडी कर ही नहीं सकते। पॉपुलेशन की जब पूरी स्टडी करते हैं बच्चों, तो इसको सेंसस मेथड कहा जाता है। सेंसस, CENSUS, सेंसस मेथड। और इसीलिए जब भारतवर्ष की सरकार जाती है जनगणना करने के लिए, तो उसको पूरा बोला जाता है पॉपुलेशन सेंसस। यानी कि आप जब देश की जनगणना करने के लिए हर घर में जाते हैं, हर व्यक्ति का डेटा इकट्ठा करते हैं, उसमें सैंपलिंग नहीं चलती कि हम एक घर में चले गए और पूरे गांव के लोगों का अनुमान लगा लिया। ऐसा नहीं कर सकते, सरकार ऐसा नहीं करती। इसीलिए उसको पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं। सेंसस मेथड का मतलब होता है पूरा, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका स्टडी किया जाए। लेकिन इसी का उलट है सैंपलिंग मेथड। इसमें हम
बहुत बड़ा अगर क्षेत्र हो अध्ययन का तो उसमें से कुछ वेरिएबल्स का स्टडी कर लेते हैं और उसके आधार पर पूरे का अनुमान लगा लेते हैं। उदाहरण इन्होंने नीचे दे दिया है कि मान लेते हैं 100 छात्रों की औसत लंबाई आपको ज्ञात करनी हो, तो आप 100 छात्रों के साथ स्टडी ना करें, उनमें से रैंडमली कोई 20 छात्र चुन लें और उन 20 छात्रों की जो ऊंचाई है, तो आप लोग जानते ही होंगे औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो आप लोगों ने 10th में शायद पढ़ा होगा, पढ़ा है? संख्या है ना, क्या ये बात क्लियर है? तो ये अनुमानिक सांख्यिकी है। अब मुझे बताएं अमूल्य और बाकी बच्चे, क्या आप ये समझ पाए हैं कि ये क्या होता है? सांख्यिकी का जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय सामग्री, सांख्यिकी विधियां और व्यवहारिक सांख्यिकी, क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। और थर्ड चैप्टर में किसी बच्चे को कुछ पूछना है? एनीवन, एनीथिंग? सर एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज पूछिए, कैमरा ऑन कर लीजिएगा। योजना निर्माण में सांख्यिकी क्यों सहायक है? ये टॉपिक बताइए कौन सा है? जी टॉपिक ने चेक पॉइंट्स के क्वेश्चन है सर। कहाँ पे है क्वेश्चन? चैप्टर के बाद? जी चेक पॉइंट नंबर 3.2 पे थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है या एक बार फिर से जी अपना सवाल क्वेश्चन प्लीज दोहराइए और आप बताइए कि कहाँ पर है, किस चैप्टर में? इसी थर्ड चैप्टर में ही है? जी थर्ड चैप्टर सर में पेज क्वेश्चंस नंबर में? 29 पर है। पेज नंबर 29 पर फोर्थ क्वेश्चन जो दिए जाते हैं चेक पॉइंट वाले, उसमें है। ओके 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 ओके। योजना निर्माण में सांख्यिकी क्यों सहायक है, ये इन्होंने पूछा है। तो देखिए क्यों सहायक है, क्योंकि आप उसकी सहायता लेंगे, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। ठीक है, योजना निर्माण में सांख्यिकी इसलिए सहायक है क्योंकि ये योजना निर्माण में काफी महत्वपूर्ण है और इसका ठीक उत्तर ठीक ऊपर दिया गया है यहाँ पे। योजना निर्माण यानी कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें सांख्यिकी का क्या महत्व है ये आप जान लीजिए। जिस चीज का महत्व होगा वही उसमें ज्यादा सहायक होगा, है ना। तो अगर आप सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं वह योजना निर्माण में आधार स्तंभ होते हैं, यानी कि बेसिक पिलर होता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें बेसिक पिलर जो होता है, वो जो उसके पिलर्स होते हैं वही उसका बेस होते हैं, है ना। तो अगर आप योजना बना रहे होते हैं तो उसमें सांख्यिकी जो है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी बिल्डिंग के निर्माण में जो उसके पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते हैं, खंभे जो होते हैं। तो अगर आप इसे समझना चाहें, इसी क्रम में योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, यानी कि कोई भी योजना अगर आपको बनानी हो, निर्माण करना हो योजना का, या उसको क्रियान्वयन करना हो, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना हो यानी उसे लागू करना हो, या उस योजना को जो आपने लागू किया उससे जो परिणाम आए उनको जांचना हो, यानी कि उस योजना का मूल्यांकन करना हो, ये सारे कामों में आपको डेटा का सहारा लेना पड़ता है। बगैर डेटा के आप जो है कोई भी ना तो योजना बना पाते हैं और ना आप उसका क्रियान्वयन कर पाएंगे और ना ही ये जान पाएंगे उसके परिणाम कैसे आए। ठीक है, तो योजनाओं के निर्माण में सांख्यिकी जो समंक होते हैं, इनकी भूमिका को तो हमारे देश में जो प्लानिंग कमीशन रहा है, योजना आयोग, जिसने 5-5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, 12 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग ने लागू की देश में, जिसके अंतर्गत ही सारे देश का विकास संभव हो पाया। उसने भी कहा कि बगैर सांख्यिकी समंकों के यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा के आप कोई योजना लागू ही नहीं कर सकते। तो ये तो बात यहाँ की रही। आप चलिए एक आपका उदाहरण ले लीजिए। मान लिया आज से आप ये तय करें कि आप जो है अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो जैसे ही आपने ये कहा कि आप एक टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको तुरंत समस्या आ गई कि आपका टाइम टेबल कैसा होगा। यानी कि टाइम टेबल यानी कि आप एक योजना बना रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं, एक टाइम टेबल बना रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। तो जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या बगैर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के आप अपना कोई टाइम टेबल बना सकते हैं? जैसे ही आप टाइम टेबल बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले आएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक कितने घंटे पढ़ेंगे। तो ये संख्याएं हैं कि नहीं है? बगैर संख्याओं के स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस। और बगैर सांख्यिकी सूचनाओं के क्या आप कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं क्या? इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट इतने मिनट तक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर अगला जो सिटिंग होगी अगले 55 मिनट की सिटिंग होगी, उसमें फिर ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना, फिर हम 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। ये सब सांख्यिकी सूचनाएं ही तो है।
ठीक है। कल के दिन हम 15 मिनट देर से शुरुआत कर पाए थे, तो आज कुछ करके हम 15 मिनट उसकी भरपाई करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। ये सब आपका क्रियान्वयन में आ जाएगा। मूल्यांकन में कि हमने जितना कहा था कि हम उतना लागू कर पाए, उतने मिनट पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए। तो कितने मिनट पढ़ पाए, जब आप इसे लिखना शुरू करेंगे तो यही तो डेटा हो जाएगा कि कल के दिन इतनी देर पढ़ा, आज के दिन इतनी देर पढ़ा, तुलना करेंगे तो यही डेटा होता है बच्चों। यानी कि छोटी से छोटी योजना और बड़ी से बड़ी योजना, दोनों में भी सांख्यिकी समंकों का महत्व है। तो योजना निर्माण में सांख्यिकी के बिना तो आप योजना निर्माण की कल्पना ही नहीं कर सकते, भूल जाइए। सांख्यिकी तो बच्चों वह विषय है, मैं आपको बता दूं, जिसके बिना अगर आप सांख्यिकी आज के समय में हटा दीजिए तो आप सभी लोग गुफाओं में जीवन यापन करते हुए नजर आएंगे। और आप सभी क्या मतलब, हम सभी, ठीक है। हमको फिर से वही वृक्षों की छालों से कपड़ों का उपयोग लेना होगा और कंदमूल फल खाते नजर आएंगे, ठीक है। आग वाग तो हमने ढूंढ ढांड ली है, लेकिन न तो रहने के लिए घर होंगे, ना पहनने के लिए कपड़े होंगे, ना खाने के लिए पिज्जा बर्गर वगैरह होगा। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? जितनी चीजें बनती हैं उन सब में क्राइटेरिया होता है, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये। अच्छा, ये परसेंटेज क्या है? संख्या ही तो है। आप संख्याओं को हटा दीजिए, जीवन से क्या बचेगा? जीरो गायब हो जाएगा, 1 2 3 4 10 11 12 गायब हो जाएंगे। आप सोचिए कि अगर अंक हट जाए तो आप कहाँ पहुंचेंगे? फिर से गुफाओं में पहुंच जाएंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? तो सांख्यिकी तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है बच्चों। आप इसे पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए आप खुद को गौरवशाली मानिए कि आप इसको गहराई से स्टडी करने जा रहे हैं। कोई और सवाल किसी का इसी चैप्टर में? अब आज हम नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 मिनट समथिंग बचे हुए हैं आज की इस क्लास के, लेकिन वंदना भी बहुत जरूरी थी। कोई बात नहीं, हमने आज ईश्वर से हम जुड़ गए और आगे से कल जो होगी, कल से जो वंदना होगी, लाइव क्लासेस आपके जो भी टीचर लेंगे उसमें आप संस्कृत वंदना केवल करेंगे, पूरी वंदना नहीं रहेगी। सोमवार को पूरी वंदना ऐसे ही रहेगी और अगले सोमवार को हम में से शताक्षी के अलावा कोई और बच्चा इसके लिए तैयार रहे। मैंने पीडीएफ आपको भेजी दी है, उससे आप अभ्यास करेंगे प्रतिदिन। और मंडे को इस बार शताक्षी ने बहुत अच्छे से वंदना कराई, अगले मंडे को आप में से कोई दूसरा बच्चा कराएगा। और होपफुली स्वीटी तो खैर बहुत अच्छी वंदना कराती ही हैं, आज कुछ नेटवर्क का इशू रहा। अगली बार स्वीटी करा सकती हैं या कोई और भी बच्चा करा सकता है, तो तैयार रहिएगा। और कोई सवाल है किसी का? कौन कराएगा? सर हम कौन? हम मतलब क्या होता है? कैमरा ऑन करके सर अमूल्य। हाँ सर हम कराएंगे सर। तुमसे हमसे कुछ पता नहीं चलता, नाम लो अपना। सर अमूल्य। दिव्या, चलिए ठीक है, जो भी कराएगा आप तुरंत सबसे पहले बोल दीजिएगा मंडे को, तो आप ही कराएंगे, ठीक है। मैं अभी नाम नहीं समझ पाया, मैसेज कर दीजिएगा। फिलहाल आज की क्लास में आप सभी लोग जुड़े और कुछ बातें आपने पूछी, मैंने कोशिश की कि मैं आपको उसे समझा सकूं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए थर्ड चैप्टर से संबंधित, तो आज के वीडियो को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर कोई ऐसा विषय आप किसी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जिस पे चर्चा नहीं हो पाई, तो उस पर निश्चित रूप से नया वीडियो मैं बनाऊंगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। फिलहाल सीखते रहें, पढ़ते रहें, घर पे ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। Have a nice day, sir. नाइस डे टू यू टू ऑल।